वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हमारी ईवीएस का चैप्टर 11। हम ऑलरेडी चैप्टर 10 तक जितने भी हमारे चैप्टर्स थे उनको कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है हमारा चैप्टर 11 जिसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर, थर्मल, सॉइल एंड कुछ केस स्टडीज़ हमारे इस चैप्टर के अंदर आती है। तो देखो यार, हमने एयर, नॉइज़ एंड न्यूक्लियर पोल्यूशन जो था वो पहले पढ़ लिया था, मतलब पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, चैप्टर 10 के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम आगे वाले कंटिन्यू करने वाले वाटर, थर्मल एंड सॉइल पोल्यूशन, और कुछ केस स्टडीज़ हैं हमारी, हम इसके अंदर वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सो वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एटसेट्रा इन द वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। देखो, पानी जो होता है वो हमारा पोल्यूट हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। किसके कारण? हार्मफुल सब्सटेंसेस के मिक्सिंग के कारण। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, केमिकल, या फिर इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो हमारा पानी गंदा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो वो पानी होता है फिर उसको हम वाटर पोल्यूशन भी बोल देते हैं, यानी कि पानी के गंदे होने को हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। वाटर गेट्स पोल्यूटेड, जो है हमारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है ड्यू टू मिक्सिंग, इसके अंदर मिक्सिंग होने के कारण ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस की मिक्सिंग हो जाती है इसके अंदर। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ भी हो सकते हैं। इन द वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, यानी कि जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस पानी के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसको तब हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन वाटर क्वालिटी, polluted water becomes unfit for domestic, commercial, industrial, agricultural और any other general use। देखो क्या होता है, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदूषक। और ये होता क्या है, ये वो चीज़ें होती है जो मतलब जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। अब देखो, पानी के अंदर प्रदूषण किस किस से फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, वेस्ट। तो ये सब क्या हो गए? ये सब पोल्यूटेंट्स हो गए, इनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषण यानी कि पोल्यूटेंट्स के नेगेटिव इफेक्ट की वजह से हमारा जो ये पानी होता है ये अनफिट हो जाता है, यानी कि हम इसे डोमेस्टिक घर में किसी काम में यूज़ नहीं ले सकते, कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और किसी भी यूज़ में हम इस पानी का यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है पानी गंदा हो गया, इसकी वाटर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है, ये पानी पोल्यूट हो चुका है। और ये पानी पोल्यूट कैसे हुआ है? ये जो पोल्यूटेंट्स थे इन्होंने नेगेटिव इफेक्ट डाला है हमारे पानी की क्वालिटी पर, ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन वाटर क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है when the texture or quality of water changes due to human actions and it is of no use, then it is called polluted water। जब हमारे पानी की जो क्वालिटी होती है, देखो यहाँ पे टेक्सचर और क्वालिटी दोनों मैंने एक ही वर्ड के लिए यूज़ किया है, यानी कि क्वालिटी। जब हमारे पानी की जो क्वालिटी है वो बदलने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, हम इंसानों के एक्शंस की वजह से, और जो हमारा पानी होता है वो किसी यूज़ का नहीं बचता, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी। 71% ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर। देखो, हमारी अर्थ का लगभग 71% जो होता है वो पानी का बना होता है। आउट ऑफ विच ओनली 0.03% वाटर इज़ यूजेबल बाय ह्यूमन्स, जिसमें से सिर्फ हम 0.003% पानी को ही हम इंसान यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर अपने किसी भी काम के लिए। तो अर्थ के ऊपर बाकी जितना पानी है वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन के फैलने के क्या क्या स्रोत है, किस किस मतलब किन किन चीज़ों की वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन थ्रू पॉइंट सोर्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वाटर पोल्यूशन थ्रू पॉइंट सोर्स। अब ये पॉइंट सोर्स क्या होता है? देखो, मैं सबसे पहले मतलब कंटेंट समझाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, एक छोटी सी मतलब ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखो, जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, ये मेरी नदी है, मेरी एक फैक्ट्री ये मेरे घर का ये मेरा घर हो गया, ठीक है ना, ये मेरा घर हो गया। अब क्या हुआ, मेरे यहाँ से इस वाली फैक्ट्री से पाइप छूटा इस वाली नदी में, इससे भी छूटा, मेरे घर से भी एक सीवेज जा रहा है जो इस नदी में जा रहा है। अब मेरे यहाँ का हर जगह का सबका गंदगी कहाँ जा रही है? इस वाली नदी में जा रही है। तो देखो क्या हुआ, इस वाली कंडीशन के अंदर हमें पता है कि गंदगी कहाँ से आ रही है, इस वाली फैक्ट्री से, इस घर से, हमें पता है गंदगी कहाँ से आ रही है। पाइपलाइंस के थ्रू जो वो गंदगी आ रही है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, हमें एग्जैक्ट प्लेस पता है कि कहाँ से वो गंदगी आ रही है, तो हम इसे बोल देते हैं पॉइंट सोर्स। तो ये जो सोर्स हो गया हमारी गंदगी का, ये हो जाता है पॉइंट सोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये सोर्स मतलब जो कूड़ा आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है। ठीक है,
यहीं अगर हमें ये ना पता हो कि कूड़ा कि ये गंदगी कहाँ से आ रही है नदी के अंदर, मतलब कहाँ से इतना वेस्ट आ रहा है, तो वो हो जाता है हमारा नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स में आपको पता चल गया होगा पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है। अगर हमें पता है कि गंदगी कहाँ से आ रही है तो वो हो जाता है पॉइंट सोर्स, और अगर हमें नहीं पता कि गंदगी कहाँ से आ रही है तो वो हो जाता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना। व्हेन पोल्यूटेड वाटर कम्स आउट इन अ सर्टेन प्लेस, यानी कि जब गंदा पानी जो होता है वो किसी एक निश्चित जगह से आता है, निश्चित स्थान से आता है, एंड मिक्सेस डायरेक्टली इनटू द वाटर सोर्स, और सीधा मिक्स हो जाता है वाटर सोर्स के अंदर। अब ये नदी, तालाब, समुद्र कुछ भी हो सकता है। देन इट इज़ कॉल्ड पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। तो तब ये कहलाता है पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। इन दिस द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर फाउंड इन वाटर सोर्सेज इज नोन। इसके अंदर क्या होता है, देखो यार, यहाँ से कितना गंदा पानी छोड़ा गया, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना आया। तो इस वाली कंडीशन के अंदर हमें पता होता है कि हमारे वाटर सोर्स के अंदर, यानी कि हमारी नदी के अंदर कितना गंदा पानी है, कितनी गंदगी इसमें आकर मिल गई है। तो इसको मतलब इसके अंदर हमें गंदे पानी की अमाउंट जो होती है वो पता होती है कि इसके अंदर कितना गंदा पानी है। लेकिन यही अगर हम नॉन पॉइंट सोर्स की बात करें तो हमें वहाँ पर नहीं पता चलता है कि इसके अंदर कितना गंदा पानी आके मिला और किस किस जगह का आके मिला है। तो एक कंपैरिजन ये भी हो गया। इन दिस द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित गंदा पानी जो होता है इसके अंदर वाटर सोर्स के अंदर जो पाया जाता है उसकी हमें अमाउंट पता होती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर कितना है। मैंने बस एग्जाम्पल दिया 1-2 लीटर से। ओके, इफ़ द डर्टी वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस दैन द सेम सोर्स इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। देखो, अगर गंदा पानी जो है किसी एक निश्चित जगह से आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको, तो वो जो सोर्स होता है हमारा, यानी कि गंदे पानी का जो स्रोत होता है उसको बोलते हैं हम पॉइंट सोर्स। ये मैंने आपको अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था पॉइंट सोर्स किसको बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा पॉइंट सोर्स वाले उसका, द कंटेमिनेटेड वाटर ऑफ एन इंडस्ट्री डायरेक्टली इनटू द रिवर सोर्स। यानी कि किसी इंडस्ट्री से अगर हम रिवर में डायरेक्टली इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ देते हैं थ्रू अ पाइप, एक पाइप के थ्रू, तो इसको मतलब ये एग्जांपल हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन थ्रू पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना। अब देखो, ये वाटर सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, रिवर, पॉन्ड, सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वाटर पोल्यूशन थ्रू नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब ये नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं मैंने आपको ये भी क्लियर किया था। अब इसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। देखो यार, मेरी नदी है, इसके अंदर पता नहीं कहाँ से गंदगी आके मिल रही है, मुझे नहीं पता इसमें कहाँ से गंदगी आ रही है, कहाँ से इसके अंदर इतना सारा गंदा पानी आ रहा है, मुझे सोर्स का नहीं पता, यानी कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन का मुझे नहीं पता, मैं उसी इतनी आसानी से नहीं पहचान पा रही हूँ, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। इन दिस पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स। इसके अंदर जो हमारा पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रदूषक होते हैं, जो गंदा पानी होता है, वो अलग अलग मीडियम से आता है, यानी अलग अलग जगह से आता है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट देम, जिसकी वजह से हम मतलब इस सारे गंदे पानी को एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते और हम इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं एक साथ। देखो, सब अलग अलग जगह से पानी आ रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हमें टोटल अमाउंट नहीं पता चल पाती है कि कितना पानी इसके अंदर गंदा आया है और हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। तो हम इस वाले नॉन पॉइंट सोर्स में हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, कंटेमिनेटेड वाटर कमिंग आउट ऑफ धोबी घाट और कंटेमिनेटेड वाटर कमिंग फ्रॉम रिवर्स बाय डिफरेंट मीन्स। अब इसमें क्या है, मेरी नदी है, किसी मतलब कोई साइड में खेत है, कोई खेत से मतलब बहकर पानी आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी फैक्ट्री ने अपनी गंदगी भेज दी, यहाँ पे कोई धोबी घाट है, धोबी घाट से निकलने वाला जो पानी, गंदा पानी, वो भी मेरी इसी नदी में आके मिल रहा है। और भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ से सारा पोल्यूशन जो है, यानी कि गंदा पानी जो यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा नॉन पॉइंट सोर्स का। अब हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। Big industrial units, small factories leave the waste in the rivers without cleaning, which causes water pollution। क्या होता है, देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कुछ छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि हमारी नदियों के अंदर पानी को गंदा ही छोड़ देते हैं, यानी कि लीव द वेस्ट इन रिवर्स विदाउट क्लीनिंग, उसे बिना साफ करे नदियों के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चरल सब्सटेंसेज। सम amount of pesticides and fertilizers is used by the crops and most of these substances get mixed in the river pond through rainwater which causes water pollution। देखो क्या होता है, ये मेरी नदी है, ठीक है ना, और यहाँ मेरी खेती बाड़ी चल रही है, यानी कि मैंने अपनी फसलें उगा रखी हैं, मैंने इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स और कुछ पेस्टिसाइड्स डाले,
तो क्या होगा, कुछ तो मेरी क्रॉप्स इस्तेमाल कर लेंगी उनको, यानी कि उसका इस्तेमाल करके अपने आप को कीड़े लगने से बचा लेंगी, अपनी यानी कि अपनी क्वालिटी अच्छी कर लेंगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ मिट्टी में चला जाता है, और अगर कभी बारिश होती है ना, जैसे बारिश होती है तो बारिश के पानी के थ्रू ये बह कर जो बाकी अमाउंट होती है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की, वो नदियों में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है मेरा फ्लाई ऐश। There are many thermal power plants in the country from which thousands of tons of ash is generated every day, which remains on the ground for years, and through rain, this ash reaches the ponds and rivers, which pollutes the groundwater and surface water. तो ये पॉइंट मेरा क्या बोलता है, देखो थर्मल प्लांट्स, ये थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर हीट का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है। अब वो हीट कैसे डेवलप करते हैं, कोयले को जलाकर या फिर लकड़ी को जलाकर, किसी भी चीज़ को जलाकर हीट को डेवलप किया जा सकता है, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ भी हम किसी भी चीज़ का कंबशन करते हैं, तो ऐश बन जाती है। ऐश यानी कि राख, तो यहाँ पर राख बन जाती है। तो ऐसे मतलब अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हर रोज़ पता नहीं लाखों टन हमारी जो है ना, मतलब ऐश यानी राख जो होती है वो जनरेटेड होती है इस जगह पर, जो कि हमारी ग्राउंड पर लगभग कई सालों तक रहती है वो ऐश। और फिर जैसे कि बारिश होती है ना, थ्रू रेंस के द्वारा ये जो राख होती है ये समुद्रों में चली जाती है, रिवर्स में चली जाती है, तालाब में चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, हमारा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो होता है वो पल्यूट हो जाता है। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर यानी कि देखो क्या हुआ, ये राख है मेरी सरफेस पर, यानी कि अर्थ की सरफेस पर ये राख पड़ी हुई है, बारिश आई तो ये राख क्या होगी, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो अंदर जाके ये मेरे अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी पल्यूट कर देगा, और ऊपर रहकर अगर ये पानी से बहती बहती नदी में चली जाएगी तो ये सरफेस वाटर को भी गंदा कर देगी। तो फ्लाई ऐश जो होता है ये भी एक कारण है हमारे वाटर पोल्यूशन के होने का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल। अब देखो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, मिनरल्स, कोल्स या फिर अदर फ्यूल्स भी होते हैं कुछ। अगर हम इनको जलाते हैं, यानी कि पेट्रोल, मिनरल्स और कोयले को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो हमारी एयर में प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस जब रेन में डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी कि रेन वाटर में डिज़ोल्व होकर वापस जब ये हमारी धरती पर आती हैं तो ये हमारे वाटर को पल्यूट करती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। एक तरीके से एसिड रेन समझ सकते हैं आप लोग, आपने एसिड रेन सुनी होगी। जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गैसेज हो जाती हैं या हार्मफुल गैसेज हो जाती है तो ये क्या होता है, हमारे एक एनवायरनमेंट में एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं ऊपर जाके गैसेज। तो जब बारिश की बूंदें नीचे हमारी पृथ्वी पर आती है तो ये जो गैसेज होती हैं ये पानी की बूंदों में मिक्स होकर नीचे आती हैं, और जितनी भी नीचे वाटर बॉडीज़ होती है जब ये बारिश उनमें जाती है तो ये गैसेज उसमें मिलकर वाटर पोल्यूशन कर देती है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, जो हम नहाने धोने में साबुन यूज़ करते हैं और जो हमारे कपड़े धोने में हम साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन फैलता है। डिटर्जेंट सोप्स आर यूज्ड इन बाथिंग। देखो डिटर्जेंट्स और सोप्स जो है इनका यूज़ हम नहाने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी गंदा हो जाता है। और फिर जो वो गंदा पानी होता है, हमारे कपड़े धोने का पानी कहाँ जाता है, नालियों में जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, वो नाले में जाता है, नाले का पानी किसी नदी वदी में जाकर निकलता है, तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज। वाटर इज़ पोल्यूटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ सीवेज। देखो पानी जो होता है वो हमारा सीवेज की वजह से भी गंदा होता है। अब सीवेज में क्या होता है, ह्यूमन्स का और एनिमल्स का वेस्ट, उनकी फीसिस जिसको बोलते हैं, पॉटी जिसको आप बोलते हैं, सीवेज के अंदर ये सब भी आ जाता है। और बाकी कूड़ा करकट हमारे मतलब घरों का जो कूड़ा कचरा होता है ये सब भी सीवेज के अंदर आ जाता है। जब हम मतलब अगर हम इस सीवेज को या फिर कूड़े कचरे को, गार्बेज को रिवर और पॉन्ड्स या फिर लेक्स के अंदर छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो हमारा पानी गंदा हो जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स जिनसे बीमारियां फैलती हैं। सो देखो डिजीजेज सच एज डिजीजेज कॉजेटिव एजेंट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। जब ये हमारे डोमेस्टिक ड्रेन्स, यानी हमारे घरों से जो कूड़ा पानी का निकलता है ना, सारा ड्रेनिंग सिस्टम जो होता है हमारे घर से, जब वो हमारा सारा पानी, गंदा पानी किसी रिवर वगैरह में छोड़ दिया जाता है तो जो वहाँ का पानी होता है वो गंदा हो जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, फिर मतलब ये जो गंदा पानी होता है, इसकी वजह से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑयल ओवरफ्लो। देखो क्या होता है, हर साल लगभग मतलब 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा तेल जो है वो तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। आपको भी पता होगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है, रूस वगैरह से, यूक्रेन वगैरह से एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर पेट्रोल को। तो ये कैसे आता है, ये शिप्स के थ्रू आता है।
समुद्र के रास्ते से। तो क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह आता है तो शिप्स में से क्या होता है काफ़ी सारा जो तेल होता है ना वो समुद्र में गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे समुद्री पानी को गंदा कर देता है वो ऑयल, और उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे वाटर पोल्यूशन के जो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर कॉजेज मैनी डिजीजेज। देखो अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, लाइक क्लोरा, पोलियो, फीवर, ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं, जॉन्डिस यानी कि पीलिया वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। पोल्यूटेड वाटर ऑल्सो हैज़ अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। अब ये जो गंदा पानी होता है इसका एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारी फसलों के ऊपर, बिकॉज कंटेमिनेटेड वाटर, क्योंकि ये जो गंदा पानी होता है, दूषित पानी होता है, ये सिंचाई के लिए सुटेबल नहीं होता है फॉर इरीगेशन। इरीगेशन यानी कि सिंचाई। देखो सिंचाई के लिए एकदम साफ़ पानी चाहिए होता है, गंदे पानी से हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम गंदे पानी से सिंचाई करेंगे तो हमारी जो क्रॉप्स होती है, फसलें होती हैं, उन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, हमारी फसलें उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। देखो यार अगर गंदा पानी है किसी जगह का तो वहाँ का जो पानी यानी कि नदी हो गई, अगर नदी में गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से वहाँ पर उस पानी में ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स भी मरना शुरू हो जाते हैं उनको क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो एक कारण मतलब एक इफेक्ट ये भी हो गया वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा द नेचर बैलेंस इज डिस्टर्ब। नेचुरल बैलेंस यानी कि हमारे प्रकृति का जो संतुलन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से। ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल्स सिटिंग इन रिवर पॉन्ड्स द एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड देयर। देखो क्या होता है हमारी नदी के अंदर बहुत सारा मतलब पोल्यूशन आ गया, गंदे गंदे मतलब पार्टिकल्स आ गए, रेत के पार्टिकल्स आ गए या फिर प्लास्टिक आ गया, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें आई, तो क्या होता है ये धीरे धीरे नदी के बेस पर जाके बैठ जाती है, तलवे पे जाके बैठ जाती है। लेकिन अगर प्लास्टिक वगैरह को देखते हो तो वो ऊपर तैरती रहती है, प्लास्टिक के बैग्स वगैरह। तो इससे क्या होता है, तो जो नदी या फिर तालाब में जो एल्गी होती है, एल्गी क्या होती है, काई होती है, एक हरे कलर की काई जैसी सब्सटेंस होती है जो ऊपर तैरती रहती है, उसके बेस पे भी होती है और ऊपर भी होती है। तो ये जो एल्गी होती है और जो एक्वाटिक प्लांट्स होता है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो गंदे पानी की वजह से या फिर मैं बोलूँ ऐसे वेस्ट की वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। पोल्यूटेड वाटर ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। ये जो गंदा पानी होता है ये साफ़ पानी के सोर्सेज को भी ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। पोल्यूटेड वाटर कॉजेज कॉरोजन इन मेटल ट्यूब्स एंड टैंक्स। देखो यार आपने देखा होगा एक साफ़ पानी होता है, किसी बर्तन में डालोगे तो उसमें इतनी जल्दी जर नहीं लगता है, वो ख़राब नहीं होता। वहीं आप उस गंदे पानी को किसी अच्छे बर्तन में भी डाल देते हो वो ख़राब हो जाता है, सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, ये सब। तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसकी वजह से कॉरोजन यानी कि जंग लगने लग जाता है मेटल ट्यूब्स में और टैंक्स में। तो एक इसका ये भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है The government and non-government organizations and common individuals also have to spend a lot on the treatment of polluted water. एक इफेक्ट इसका ये भी है सरकार को और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यानी कि NGOs होते हैं जो कहते हैं कि हमारा NGO पानी को साफ़ करेगा, ये करेगा, फलाना ढिकलाना करेगा, जो भी होता है। और जो कॉमन इंडिविजुअल्स होता है, कोई होता है ना यार सेल्फ डिपेंडेंट होकर सोचता है कि अब मैं मतलब अपने पर्यावरण को साफ़ करने के लिए, नदियों को साफ़ करने के लिए मैं भी अपना एक आंदोलन टाइप खोलता है। तो क्या होता है इसमें इन लोगों का यानी कि जब ये किसी पोल्यूटेड वाटर को साफ़ करने के लिए कदम उठाते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। टू स्पेंड अ लोट, इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है वो पोल्यूटेड वाटर के ट्रीटमेंट पे। तो एक इसका ये भी इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन डॉट शुड नॉट बी स्प्रेड इन ड्रेन्स, यानी कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हमारे ड्रेन सिस्टम होते हैं हमें उसमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कुओं में गंदगी नहीं करनी चाहिए, तालाब, रिवर्स मतलब इन सब में हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सेकेंड है पब्लिक वाटर शुड नॉट बी टेम्पर्ड, यानी कि जो पब्लिक वाटर के लिए जैसे जगह बनाई जाती है, वाटर कूलर बना दिए जाते हैं, पब्लिक वाटर, रिवर हो गया हमारा, पॉन्ड्स हो गई, ये सब पब्लिक वाटर में आ जाता है। तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, इन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी टेम्पर्ड मतलब हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। थर्ड है डेड क्रिएचर शुड नॉट बी थ्रोन इन टू रिवर्स बट दे शुड बी ब्यूरिड इन पिट्स,
यानी कि देखो जो मरे हुए जीव होते हैं, डेड क्रिएचर्स जो होते हैं, हमें उन्हें रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए, उसके बजाय हमें उन्हें गड्ढों में दबा देना चाहिए। जैसे देखो हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम हिंदू लोगों में क्या होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई है तो उसका फ्यूनरल करते हैं, यानी कि दाह संस्कार करके उसको जला के फिर जो उसके बॉडी के जो ऐश वगैरह होती है उसको नदियों में डाल देते हैं। गंगा नदी में मैक्सिमम हम लोग डालते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गंगा नदी में पोल्यूशन होता है। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, जो डेड बॉडीज़ होती है यानी जो डेड क्रिएचर्स होते हैं, हमें उन्हें गड्ढों में दबा देना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी ह्यूमंस की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ। एनिमल्स को भी हमें गड्ढों में दबा देना चाहिए, या फिर प्लांट्स भी होते हैं तो उनके भी, जैसे सड़ी गली पत्तियाँ हो गई जो नीचे गिर जाती हैं, उन्हें भी हमें गड्ढों में दबा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, यूरिन एंड गार्बेज शुड बी अडॉप्टेड। देखो क्या होता है, हर घर में एक्सक्रीटा, यूरिन और गार्बेज को डिस्पोज करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। एक्सक्रीटा मतलब यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो पॉटी वगैरह के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये वर्ड, जिसको एक और वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, फीसिस। अगर मैं आगे कहीं फीसिस बोलती हूँ तो आप लोगों को समझ जाना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो हमें फीसिस के लिए, यूरिन और जो घर का कचरा वगैरह होता है, इनको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए हर घर में, ताकि देखो अगर प्रॉपर सिस्टम होगा इन्हें नदियों में नहीं फेंका जाएगा, नदियों में नहीं फेंका जाएगा तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, खत्म बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी क्लीन। देखो क्या होता है यार, इंडस्ट्रीज से जब कोई गंदगी फेंकी जाती है उसे डायरेक्ट नदी में फेंकने के बजाय पहले उसको साफ़ करो। मतलब इंडस्ट्री में पहले उस पानी को थोड़ा सा साफ़ करके फिर उसे नदियों में छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, हमारी नदियों पे भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इतना मतलब वाटर पोल्यूशन भी इतना नहीं फैलेगा। तो यही बोला है मैंने इसमें कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इंडस्ट्री से शुड बी क्लीन, उन्हें साफ़ करके छोड़ना चाहिए एंड रिलीज इनटू अदर वाटर सोर्सेज, यानी कि साफ़ करके उन्हें किसी वाटर सोर्स में छोड़ना चाहिए, ऐसे ही नहीं एकदम से गंदे का गंदा पानी छोड़ दिया। There should be a system of sewage present in the factories and homes also। यानी कि देखो सीवेज सिस्टम जो है वो फैक्ट्रीज़ में और घर में दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए। सीवेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है यार, सीवेज सिस्टम की मदद से क्या होगा, वो जो गंदगी होती है वो पहले म्यूनिसिपल पार्टी वगैरह इन सभी जगह पे जाती है, फिर वो साफ़ होकर फिर उसे नदियों वगैरह में छोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे सीवेज सिस्टम नहीं होगा, हम डायरेक्ट नदियों में छोड़ देंगे तो उससे तो वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेवल का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मिनिमम केमिकल शुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि हमें अपनी खेती में जब हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो हमें कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स अराउंड द रिवर पोन्ड्स शुड बी कंट्रोल, यानी कि देखो रिवर या नदी या फिर तालाब के आसपास नहाना या फिर कपड़े धोने पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए, या फिर इसे कंट्रोल करना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी ना नहाए, ना कपड़े धोए, साबुन वगैरह का यूज़ ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मस्ट बी ब्यूरिड डीप, यानी कि देखो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें बहुत ही नीचे जाके दबाना चाहिए, वरना क्या होता है, देखो क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें दो तरीके से ब्यूरी किया जाता है, दबाया जाता है। पहला, उन्हें समुद्र के नीचे फेंक दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत नीचे जाके छोड़ दिया जाता है ताकि वो ऊपर ना आए, उनके ऊपर प्रेशर लगता है, फिर समुद्र के पानी का प्रेशर लगता है तो वो वहीं पर रह जाती हैं। और दूसरा तरीका था ज़मीन में उनको बहुत नीचे तक दबा देने का तरीका होता है, तो यही इसमें बोला है ना, ज़मीन में बहुत नीचे दबा देना चाहिए ताकि ये ऊपर ना आ सके आसानी से और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को गंदा ना कर सके। या फिर मैं बोलूँ इन्हें समुद्र में इतना नीचे फेंक देना चाहिए कि ये समुद्र के पानी को गंदा ना कर सके। समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट आपको। नेक्स्ट हम जो पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को हीट पोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। So when the temperature of air of a water body or atmosphere increases or decreases, it is called thermal pollution। देखो क्या होता है, जब हमारे पानी वाटर बॉडीज़ का, वाटर बॉडीज़ में अब समुद्र, रिवर, पॉन्ड्स कुछ भी आ सकता है, जब हमारे वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर जो होता है या तो वो बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है ना, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है एयर का वो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर ऑफ अ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी में जो एयर होती है उसका टेम्परेचर घट बढ़ जाए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घट बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। हीट पोल्यूशन इज अ लैक ऑफ वाटर क्वालिटी इन एनी वे। देखो अगर हीट पोल्यूशन हो रहा है, मैंने भी आपको बताया था ना थर्मल पोल्यूशन, अगर थर्मल पोल्यूशन होता है सो इज द लैक ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी हर तरीके से हमारे पानी की क्वालिटी में कमी आती है, लैक ऑफ वाटर क्वालिटी इन एनी वे। इसका मतलब होता है थर्मल पोल्यूशन की वजह से हमारी पानी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक कम होती है। सोर्सेज या फिर कॉजेज़ ऑफ थर्मल पोल्यूशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
A common cause of thermal pollution is the use of water as a coolant in power plants and industries, and when the used water is released into rivers the water temperature rises. तो देखो अभी यार इसके अंदर क्या बोला है मैं बताती हूँ। जो पानी होता है, पानी का यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स में और इंडस्ट्रीज़ में एक कूलेंट के तौर पे। कूलेंट यानी कि किसी भी, देखो जैसे मेरा ये वाला इक्विपमेंट है, ठीक है ना, मेरी कोई इक्विपमेंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मुझे इसको कूल करके रखना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको आसपास मतलब जो पानी का वो बना के रखूँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो हीट होगी वो मेरे पानी में चली जाएगी। तो पानी का इस्तेमाल मैं किस लिए कर रही हूँ, इसको ठंडा रखने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कूलेंट बोल दिया है, और इसकी जो हीट है मेरे पानी में चली गई। अब इस पानी को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, अपनी फैक्ट्री से निकाल रही हूँ। अगर मैं इसको ठंडा करे बगैर अपनी किसी नदी वगैरह में छोड़ देती हूँ, गर्म छोड़ देती हूँ, तो क्या होगा, मेरी नदी में एक गर्म पानी गया तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है वाटर बॉडी का, तो उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल पोल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी, जैसे कि हम कूलेंट के तौर पर पानी का यूज़ करते हैं, अगर हम उसे डायरेक्टली रिलीज़ कर देते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, तो उससे जो पानी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन इज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर इनटू द रिवर्स बाय अ रिजर्वायर, पॉन्ड और टैंक। इसमें क्या बोला है, अगर हम किसी नदी के अंदर, यानी कि नदी के अंदर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी छोड़ देते हैं, वहाँ पे मैंने बोला था गर्म पानी छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, और ये भी क्या हो जाता है, थर्मल पोल्यूशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है थर्मल पोल्यूशन का, डिस्चार्ज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर इनटू द रिवर। अब ये जो ठंडा पानी होता है हम किसी टैंक में से छोड़ सकते हैं, किसी रिजर्वायर में। रिजर्वायर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, अब वो तालाब वगैरह, कोई अपने पर्सनल पौंडी भी बना सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ कोल ऑल्सो कॉजेज थर्मल पोल्यूशन। देखो यार, अगर आप कोयला भी जलाते हो तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उससे भी थर्मल पोल्यूशन फैलता है। सॉइल इरोजन, देखो मिट्टी का कटाव जैसी चीज़ भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि अगर हमारे फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि हाश हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि जंगलों का कटाव, पेड़ पौधे कट रहे हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होता है। देखो यार, अगर पेड़ वेड़ कटेंगे, वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ा जाएगा, पेड़ कटने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा हो जाएगा, फिर से वही थर्मल पोल्यूशन हो जाएगा। तो यही मैंने आपको अभी बताया, इसमें मैंने कुछ कॉजेज होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए इसमें थर्मल पोल्यूशन के। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन, यानी थर्मल पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट है, ड्यू टू थर्मल पोल्यूशन देयर इज़ अ लैक ऑफ सोल्यूबल ऑक्सीजन वाटर। थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर सोल्यूबल ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो मछलियाँ होती हैं उन्हें कम से भी कम 6 ppm जो टेम्परेचर होता है, यानी कि उनको ज़रूरत पड़ती है इतने टेम्परेचर की, इतनी ऑक्सीजन की ज़िंदा रहने के लिए, सॉरी ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की नहीं, 6 ppm यानी कि 6 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इन्हें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। फिशेस कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, मछलियाँ जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है, सहन नहीं कर पाती हैं। एंड वाटर टेम्परेचर राइजेस, और जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिससे क्या होता है, मछलियाँ मरने लग जाती है। एक्वाटिक लाइफ जो होती है उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे थर्मल पोल्यूशन का। फर्स्ट पॉइंट में यही बताया था। सेकेंड है, हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल्टर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो अगर पानी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो इससे क्या होता है, पानी की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी इफेक्ट होने लगती है, उन पर भी असर पड़ने लग जाता है। थर्ड, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द वाटर। देखो अगर हमारे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पॉइजन इन द वाटर, तो क्या होता है, जो वाटर के अंदर जो पॉइजन की जो अमाउंट होती है वो भी इंक्रीज होती है। अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पॉइजन की जो अमाउंट होती है वो भी इंक्रीज होती है, विच कैन इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। अगर पॉइजन इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर, जिसकी वजह से मछलियों की जो मृत्यु दर हो जाती है वो भी इंक्रीज हो जाती है हमारी एक्वेटिक लाइफ की। एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो उसके अंदर पेड़ पौधे रहते हैं, पानी वाले, या फिर पानी में जितनी भी मछलियाँ वगैरह जीव जंतु रहते हैं वो सब, उन सब का मृत्यु दर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्मल पोल्यूशन डिस्टर्ब्स द एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो थर्मल पोल्यूशन होता है डिस्टर्ब्स करता है
डिसरप्ट यानी कि बाधा डालता है हमारे पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। थर्मल पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू ऑर्गेनिजम्स बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट डाई ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो ये जो थर्मल पोल्यूशन होता है इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को भी काफ़ी डैमेज मतलब झेलना पड़ता है। इनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स यानी कि कोई भी जीव जंतु हो सकता है, क्योंकि अब वो क्यों देखना पड़ता है, उनको डैमेज क्यों होता है, बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल भी चेंज को झेल नहीं सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। देखो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें अगर वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, कोई ऐसा है जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहता है, उसकी बॉडी इसी के लायक बनी है, अगर उसको आप 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दोगे तो वो मर जाएगा, या फिर आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस में भी रख दोगे तो तब भी मर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्मल पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जो थर्मल पोल्यूशन होता है ये हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है। तो ये कुछ इफेक्ट थे थर्मल पोल्यूशन के जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन, यानी हम थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, हॉट वाटर हीट मस्ट बी यूज टू वार्म बिल्डिंग्स। देखो गर्म पानी अगर है तो हम उसकी हीट को यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए, यानी कि देखो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हर टाइम बहुत ठंडा होता है, तो उस जगह पर हॉट वाटर की हीट को हम बिल्डिंग्स को गर्म रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इट टू हीट द स्विमिंग पूल। हम थर्मल पोल्यूशन को ऐसे भी रोक सकते हैं कि अगर हॉट वाटर है, देखो यार अगर किसी फैक्ट्री से हॉट वाटर रिलीज़ किया जा रहा है तो उसको फैक्ट्री में रिलीज़ करने से अच्छा उसकी हीट का यूज़ आप बिल्डिंग्स को गर्म करने में करो, या फिर उससे अच्छा आप उसकी हीट का इस्तेमाल आप स्विमिंग पूल को वार्म करने में मतलब यूज़ करो। तो गर्म पानी का इस्तेमाल जो होता है आप स्विमिंग पूल्स को हीट करने में, उनको वार्म करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। देखो नदियों में फिर डालोगे उस पानी को सीधा तो फिर तो पता है थर्मल पोल्यूशन होना है, बिकॉज फिर उस नदी के पानी का टेम्परेचर जो है वो ऊँचा नीचा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट हमारा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। देखो यार अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग होगी नहीं, तो टेम्परेचर जो होता है उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जैसे फैक्टर्स होंगे नहीं, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो क्या होता है, हमें पेड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे कि थर्मल पोल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो भी प्रिवेंटेड, हम इसको एक और तरीके से रोक सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल कूलिंग पॉन्ड्स, ठीक है ना। हम आर्टिफिशियल कूलिंग पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर भी थर्मल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है थर्मल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इवन बाय कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर प्लांट। अगर हम न्यूक्लियर प्लांट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम थर्मल पोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार न्यूक्लियर प्लांट में ना ये जो हमारा वाटर होता है ना उसको एज अ कूलेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम न्यूक्लियर प्लांट्स में कंट्रोल कर लेंगे तो हाँ हम थर्मल पोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट द यूज़ ऑफ कोयल इन इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कोयले का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो हाँ हम थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायरेक्टली कन्वर्टिंग हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर हम हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इट इज़ अ गुड वे टू रिड्यूस थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को रिड्यूस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये मैंने कुछ आपको मैथड्स बता दिए, तरीके बता दिए थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हमारा टॉपिक सॉइल पोल्यूशन। तो हम मिट्टी का प्रदूषण, मृदा प्रदूषण पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि हम इसके अंदर 3 पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, बाकी केस स्टडीज़ थी, तो ये शायद मेरा 3rd टाइप है पोल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी कि बहुत हानिकारक जहरीले सब्सटेंसेस पदार्थ जो होते हैं अगर वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। टेक्सटाइल्स, ग्लास, मेटल, सीवेज मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल पोल्यूशन। तो ये सब जो है सॉइल पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। टेक्सटाइल, कांच, मेटल्स, सीवेज मटेरियल जो होता है मतलब कचरा वगैरह जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सबसे सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है। तो अब हम देखने वाले कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट है इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द एग्रीकल्चरल एरिया बिकॉज सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। देखो क्या होता है,
एक जगह की मिट्टी है, इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बाढ़ आई, हवा चली, इसकी ऊपर की लेयर यहाँ से हटकर यहाँ चली गई, तो इसकी फर्टिलिटी क्या हुआ, इस जगह की सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ख़राब हो गई, जिससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर एरिया है यानी कि उस जगह पे खेती करने की जो कैपेसिटी है वो ख़राब हो गई। अब हम उस पर इतनी ज़्यादा मतलब क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल की क्वालिटी भी जो होती है मतलब रिड्यूस हो जाती है। इन शॉर्ट मुझे ये बताना है, सॉइल इरोजन का प्रोसेस होता है, अगर हवा आती है, पानी आता है, तो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो हटकर दूसरी जगह चली जाती है और इसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव, और इसकी वजह से हमारी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस होती है, और इसी को ये एक तरीका हो जाता है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, तो सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द एग्रीकल्चरल एरिया। अगर सॉइल इरोजन होता है तो खेती करने के लिए जो जगह होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो होता है सॉइल की क्वालिटी को भी कम करता है। नेक्स्ट है हमारा सलाइन वाटर। तो सॉइल पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू यूज ऑफ सॉल्टी वाटर इन द सॉइल। अब देखो, सॉइल पोल्यूशन एक और कारण की वजह से होता है, अगर हम मिट्टी के अंदर सॉल्टी वाटर का यूज़ करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सलाइनेशन। देखो क्या होता है, मिट्टी में आप एक जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो होता है वो मिट्टी के ऊपर जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है वो जमा हो जाता है मिट्टी के ऊपर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सलाइनाइजेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि जब नमक इकट्ठा हो जाता है तो उसको सलाइनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन का एक और कारण है सलाइन वाटर। नमक के पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। तीसरा जो हमारा कारण है वो है पोल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा पानी। गंदे पानी की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर ऑल्सो कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। वही गंदे पानी का इस्तेमाल भी सॉइल पोल्यूशन करता है, बिकॉज क्योंकि क्वालिटी ऑफ सॉइल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है पोल्यूटेड वाटर की वजह से। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये देखो यार, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको पता नहीं कब से बताती आ रही हूँ। हिंदी वाली ईवीएस जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। इंग्लिश वाली में भी यही पॉइंट्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मिट्टी होती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम क्रॉप्स वगैरह मतलब फसलें वगैरह उगाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, कुछ जो होते हैं ज़मीन में चले जाते हैं, मतलब रेन जब आती है तो ये ज़मीन में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को गंदा कर देते हैं। पहला तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो गया और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा सॉइल पोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, देखो अगर हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो क्या होता है, हमारी मिट्टी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। पेस्टिसाइड्स नॉट ओनली एलिमिनेट डिजीजेज, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को ही एलिमिनेट नहीं करते यानी ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन ये हम ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी हद तक हार्मफुल होता है, और ये एक तरीका होता है सॉइल पोल्यूशन का। अगर खेती में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लो उस जगह की जो खेती की जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं। एसिड रेन कंटेन्स सम सच एलिमेंट्स। देखो एसिड रेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सॉइल की क्वालिटी के लिए, तो इसलिए ये भी एक कारण होता है सॉइल के पोल्यूशन का, यानी कि मृदा प्रदूषण का एसिड रेन भी एक बहुत बड़ी कारण होती है। अब ये क्यों कारण है ये भी मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये रही हमारी मिट्टी, जब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज इकट्ठा हो जाती हैं, जब पहली बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंदों के साथ ये जितना भी गैसेज होती हैं ये सब हमारी मिट्टी पे आके मिलती हैं, और ये जितनी भी गैसेज होती हैं फिर ये हमारी उस सॉइल को गंदा कर देती है, जिसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। समझ आ गया। नेक्स्ट गार्बेज, यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा हम लोग फेंकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते ज़रूर है, फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, पर सब फेंकते हैं। पीपल आर नॉट थ्रोइंग गार्बेज प्रॉपरली। लोग जो हैं वो कचरे को अच्छे से नहीं फेंकते हैं, जहाँ फेंकना चाहिए प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट प्लास्टिक। सरकार ने तो अभी आपको पता होगा, हमारी गवर्नमेंट ने तो प्लास्टिक यूज़ बिल्कुल एकदम बैन ही कर दिया। बहुत अच्छा कदम उठाया, वो भी बहुत लेट। Excessive use of plastic bags also spreads soil pollution because plastic is not a decomposable in the soil. देखो क्या आता है, हम लोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन फैल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो हमारी मिट्टी में डिकम्पोस्ट नहीं हो सकती है, वो आसानी से सड़गल नहीं सकती, मतलब सड़ती ही नहीं, मैं तो बता रही हूँ डिकम्पोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारी फैक्ट्रीज से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन फैलता है।
पोल्यूशन ऑल्सो स्प्रेड्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं ये प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते अपने वेस्ट का, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, the toxic substances released from the dumping of solid waste reduce the quality of soil and also soil fertility। ये मेरी मिट्टी है, मैंने गड्ढा खोदा, यहाँ पे मैंने कचरा डाल दिया सारा, मैंने इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल दी। अब क्या होगा, जितना भी मेरा यहाँ पे सॉलिड वेस्ट था उससे हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलेंगे और मेरी मिट्टी में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो मेरा सॉइल पोल्यूशन होगा, दूसरा मेरे सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक और तरीका है सॉइल पोल्यूशन के होने का। तो ये मैंने कुछ कॉजेस भी आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी सॉइल पोल्यूशन के क्या असर पड़ते हैं। एक्सेस पोल्यूशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन बोथ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो इसका असर दोनों पे पड़ता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी यानी कि ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब पे, और एनवायरनमेंट दोनों पे पड़ता है, ठीक है ना। Due to soil pollution, groundwater also gets contaminated, which is very harmful for children because it causes diseases like tetanus, diarrhea, etc. in children. Soil pollution की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो भी गंदा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो ये गंदा पानी पियेंगे तो उनमें टेटनस, डायरिया जैसी बीमारियाँ जो है वो पैदा हो जाएंगी, इन बच्चों में ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी। ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज। मैंने अभी बताया था सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो उपजाऊता होती है हमारी सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं वो भी कम हो जाती है, यानी कि हमारी जो फसलें हैं उसके उगने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन रिड्यूसेस वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। सॉइल पोल्यूशन जो है इसकी वजह से वनस्पति और जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। देखो अगर मिट्टी इस लायक नहीं बचेगी कि उसके अंदर कुछ वनस्पति उग सके या फिर पेड़ पौधे उग सके, तो खाए का फॉरेस्ट, तो वो भी रिड्यूस होते हैं। सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर मृदा प्रदूषण होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती है, एक ये भी इफेक्ट पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज ऑल्सो सीन ऑन वाटर सोर्सेज। देखो यार, अगर सॉइल पोल्यूशन होता है तो जो इसका इफेक्ट होता है, ये इसका असर होता है, वो वाटर सोर्सेज पर भी देखने को मिलता है। प्रॉब्लम्स लाइक फ्लड, ड्रॉट कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण की वजह से सूखा और बाढ़ जैसी जो समस्याएं होती हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, ये एक और असर देखने को मिलता है सॉइल पोल्यूशन का। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, हम अपने गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज अगर करेंगे तो हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम अपनी फसलों पर पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी लिमिटेड करेंगे, यानी कि इतनी अमाउंट में करेंगे कि जितना क्रॉप्स इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा नहीं करेंगे तो भी सॉइल पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे, इनऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है हमारा प्लास्टिक, है ना, और थर्माकोल वगैरह, मतलब कांच वगैरह, मेटल्स वगैरह, ये सब आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट में। अगर हम इनको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो भी सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मस्ट बी वेल डम्प्ड इन द डेप्थ्स ऑफ द ग्राउंड। जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं अगर हम इन्हें मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छे से दफनाते हैं, डंप करते हैं, यानी गाड़ते हैं, तो भी हम सॉइल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज सो डेट सॉइल इरोजन डज नॉट हैपन। देखो क्या होता है, अगर हम पेड़ उगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा तो सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, तो प्लांट्स उगाने से भी हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं अगर वो अपने वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें तो भी सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। हमारी पृथ्वी पर आधी गंदगी का जिम्मा तो इन इंडस्ट्रीज़ ने, फैक्ट्रीज़ ने उठा रखा है अपने मत्थे की, हाँ हम सारा गंदगी फैलाएंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स मस्ट बी अडॉप्टेड। यानी कि अगर घरों में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह पे वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाएगा, अपनाया जाएगा, तो भी हम सॉइल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कुछ केस स्टडीज़। फर्स्ट है इसमें लंदन स्मोक 1952। तो ये जो लंदन स्मोक वाली हमारा केस स्टडी है 1952 में हुई थी। इन लंदन फ्रॉम 5 to 9 दिसंबर 1952। देखो क्या होता है, लंदन के अंदर 5 से 9 दिसंबर 1952 में द स्काई वॉज कवर्ड विथ स्मोक। जो हमारा मतलब जो उस टाइम पे आसमान था वो बिल्कुल स्मोक से जो था बिल्कुल ढक गया था, कवर हो गया था। At that time, a thick layer of smoke formed from a mixture of fog and poisonous smoke accumulated over the sky of London। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक बहुत मोटी लेयर फॉग और स्मोक के मिक्सचर की। देखो, फॉग प्लस स्मोक, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है स्मोक। क्या बनता है? स्मोक।
तो उस टाइम पे स्मोक की लेयर बन गई थी। तो एक बहुत मोटी लेयर फोग और स्मोक के मिलने से बन गई थी, इकट्ठी हो गई थी लंदन के स्काई पे, यानी आसमान में, आसमान के ऊपर ये बिल्कुल इतनी मोटी चद्दर सी बन गई थी। दिस टॉक्सिक स्मोक, ये जो जहरीला स्मोक था, इसको नाम दिया गया ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन। इन दीज 5 days ऑफ लंदन, देखो इन 5 दिनों में लंदन में द होल सिटी वॉज इन द ग्रिप ऑफ ट्रिमेंडियस एयर पोल्यूशन, जो पूरी शहर था वो भयानक एयर पोल्यूशन की चपेट में आ गया था, ग्रिप में आ गया था, यानी कि चपेट में आ गया था, पूरे सिटी पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। नाइट एंड डे स्मोक कीप्ड कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड होम्स। क्या था, दिन रात जो चिमनीज थी फैक्ट्रीज की और जो घर थे उनकी जो चिमनीज थी उनमें से हर टाइम स्मोक जो था आता रहता था, यानी स्मोक निकलता रहता था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी एयर पोल्यूशन की लंदन में जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट इन दिसंबर 1952, लेकिन दिसंबर 1952 में ये जो सिचुएशन थी ये और भी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, मच मोर सीरियस, मतलब पहली वाली से भी ज़्यादा सीरियस थी। एंड 4000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू सच एयर पोल्यूशन, और इसके कारण लगभग 4000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एनेक्टेड द क्लीन एयर एक्ट, उन्होंने एक एक्ट को अधिनियमित किया था, यानी उन्होंने एक एक्ट बनाया, क्लीन एयर एक्ट, आफ्टर द एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोल। देखो क्या होता, बहुत ज़्यादा कोयला उस टाइम पे यूज़ किया जा रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पे फिर अपना एक एक्ट जारी कर दिया, द क्लीन एयर एक्ट। थ्रू दिस लॉ, इस लॉ के द्वारा क्या था, द पीपल एंड फैक्ट्रीज ऑफ द सिटी, यानी कि जो लोग थे और जो फैक्ट्रीज थी उस शहर की, सिटी की, उन्हें ऑर्डर दिया गया टू यूज़ स्मोकलेस फ्यूल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोयल, के कोयले की जगह किसी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करो जिसमें से धुआं ना निकले। इस लॉ के द्वारा उनको मतलब ऐसे आदेश दिए गए। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, लोगों को पहनने के लिए, यानी कि स्मोक को अवॉइड करने के लिए लोगों को मास्क भी दिए गए पहनने के लिए, ताकि वो अपने आप को बचा सके। जैसे आप देख रहे हो ना कोरोना टाइम पे कैसे मास्क लोगों ने पहने, तो ऐसे ही उस टाइम पे लंदन में उस टाइम पे एयर पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क प्रोवाइड किए गए थे लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। दूसरी जो हमारी केस स्टडी है वो लॉस एंजलिस स्मोक। तो दिस इवेंट वॉज, अब ये जो घटना घटी थी ये लॉस एंजलिस सिटी में 1943 में हुई थी। एक मतलब गर्मियों का बहुत सनी डे था, यानी सूरज निकला हुआ था, अच्छा खासा चमकीला दिन था। अब ब्लू ब्राउन हेज, यानी एक नीला और ब्राउन कलर की जो धुंध थी, हेज यानी कि धुंध, डिसेंडेड अपॉन द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस। क्या होता, उसने लॉस एंजलिस की जो सिटी थी उसके ऊपर पूरी धुंध छा गई थी। इट स्मेल लाइक ब्लीच, इसकी जो स्मेल थी वो ब्लीच जैसी आ रही थी। मेड पीपल्स आई स्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों की आंखें ऐसी हो रही थी जैसे उसमें किसी ने डंक मार दिया। स्टिंग का मतलब डंक मारना, उन्हें इतना दर्द हो रहा था। एंड ड्रोव ऑलमोस्ट एवरीवन इंडोर्स, और ये जो स्मेल थी और ये जो पोल्यूशन था, धुंध थी, ये लोगों के घरों के अंदर तक चली गई थी। It was so bad that some residents thought they were under a chemical warfare attack. ये बहुत ज़्यादा भयानक था। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि उनके ऊपर रासायनिक युद्ध हमला हो गया, यानी कि किसी देश ने उनके ऊपर रासायनिक हमला कर दिया है। दिस वॉज लॉस एंजलिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये लॉस एंजलिस का पहला एपिसोड था ऐसा, प्रकाश रासायनिक स्मोक का, मतलब कि पहली बार उसके ऊपर इतना स्मोक छा गया था लॉस एंजलिस के ऊपर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन of sunlight with exhaust from the automobiles and power plants that burn coal। देखो क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ था, सूरज की रोशनी थी, सनलाइट थी, और जितने भी हमारे व्हीकल्स से जितना भी एग्जॉस्ट यानी कि जितना भी पोल्यूशन निकलता है, सनलाइट और उन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके ये फोटोकेमिकल स्मोक की डेवलपमेंट की थी। और ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन निकलता है वो भी, और उसके अलावा जो फैक्ट्रीज से जो मतलब पावर प्लांट से जो कोयला जलाने के बाद जो पोल्यूशन निकल रहा था वो भी, इन तीनों ने मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन की थी। ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मेक अप दिस स्मोक इरिटेट आइज एंड नेजल पैसेजेस। अब देखो ये जो स्मोक था किस किस के मिलने से बना था, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनके मिलने से ये स्मोक बना था। और ये जो स्मोक था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आइज़ में इरिटेशन हो रही थी, और नेज़ल पैसेज में, यानी सांस लेने का जो पूरा हमारा पैसेज होता है, रास्ता होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। द मेजर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो मेजर सोर्स थे वो था व्हीकुलर एमिशन, यानी कि व्हीकल्स से जो पूरा पोल्यूशन निकल रहा था वो,
एयरक्राफ्ट से जो एमिशन निकल रहा था, शिप्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज और हाउसेस से जितनी भी गैसेस निकलती थी वो सब सोर्स थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। दिस सिम्टम्स आर, अब देखो उस टाइम पे जो इतना पोल्यूशन हुआ था उसके कुछ सिम्टम्स भी थे। क्या हुआ था? एकिंग लंग्स, यानी कि लोगों के फेफड़ों में दर्द होने लग गया था, वीजिंग, छींके, खांसी और सर में दर्द, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो लोगों को आने लग गए थे, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। नेक्स्ट हमारा द भोपाल गैस डिजास्टर। इसको भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द कॉस्टलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 2 to 3 दिसंबर नाइट, और ये जो पूरी घटना थी ये 2-3 दिसंबर की नाइट, 2-3 दिसंबर की रात को हुआ था 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्लांट में, भोपाल में। कौन से प्लांट में होता है? यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट था जहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, ठीक है ना, और ये मध्य प्रदेश में था। मीन्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, देखो ये जो लाइन है यहाँ नहीं चाहिए बट कोई नहीं। तो ये जो प्लांट था यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन होता था। ओवर 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, आगे मैं जहाँ भी मिथाइल आइसोसाइनेट लिखूंगी मैं वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी MIC। लगभग देखो 40 टन से भी ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो लीक हुई थी इस हमारे प्लांट से, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से। 40 टन से भी ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी। दिस डिजास्टर किल्स नियरली 3800 इंडिविजुअल्स। देखो ये जो पूरी घटना हुई थी, डिजास्टर हुआ था, इसमें लगभग 3800 लोग मारे गए। ऐसा कंपनी का, मतलब उस पावर प्लांट के जो मालिक था, जो पूरा डाटा था, उनका कहना था कि हमारी तरफ से इतने लोग मरे हैं, जितना उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। लेकिन जो दूसरी एजेंसीज थी उन्होंने क्लेम किया कि लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी इस डिज़ास्टर्स की वजह से, एज़ पर गवर्नमेंट सोर्सेज। लेकिन अगर सरकार के सोर्सेज के हिसाब से देखो जो 2006 में दिए थे, तो जो लीक था इसकी वजह से 5.58.125 इंजरीज, 5,58,125 इंजरीज जो थी वो हुई थी डिसेबलिंग इंजरीज़ को साथ में मिला के। डिसेबलिंग इंजरीज यानी कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपंग हो गए थे, डिसेबल्स हो गए थे, कुछ मर गए थे, तो इन सबको मिलाकर 5,58,125 लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था सरकार के डाटा के हिसाब से। द वेंट गैस स्क्रबर आ सेफ्टी डिवाइस, देखो जो वेंट गैस स्क्रबर है ये एक सेफ्टी डिवाइस था, ठीक है ना, जिसको 3 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया गया था। हैड बीन टर्न्ड ऑफ, 3 हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि ये ख़राब हो गया था। It becomes clear that a defective valve permitted a lot of water that was meant for cleanup of the internal pipelines got mixed with 40 tons of MIC। देखो ये क्लियर हो गया था कि एक डिफेक्टिव वाल्व थी, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या था, पानी का भी पूरा लोड दे दिया था जो कि इंटरनल पाइपलाइंस को, जिसका काम था साफ़ रखने का, क्लीन अप करने का इंटरनल पाइपलाइंस को। तो वो एक डिफेक्टिव वाल्व थी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड आ गया, क्योंकि देखो ये वाला जो सेफ्टी डिवाइस था तो ख़राब हो गया था। तो फिर क्या हुआ था, जो पानी वगैरह मतलब ये जो था वो मिक्स हो गया था 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के साथ। और जब ये जो MIC है ये एक्सपोज हुई थी 200 डिग्री सेल्सियस हीट के साथ, यानी जब ये इसके साथ एक्सपोज हो गई तो इट फॉर्म्ड मोर डेडली हाइड्रोजन साइनाइड गैस। तो इसने क्या किया, और भी ज़्यादा खतरनाक हाइड्रोजन साइनाइड गैस की फॉर्मेशन कर दी। द इफेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, अब देखो क्या होता है, इस ट्रेजेडी के बाद बहुत सारे असर देखने को मिले, इफेक्ट्स देखने को मिले। बीमारियों के बाद, मतलब बीमारियां मैं आपको यहाँ पे बताने वाली। ऑप्थेल्मिक यानी आइज से रिलेटेड जितनी भी थी, कीमोसिस, रेडनेस, वाटरिंग, अल्सर्स, फोटोबिया, तो ये कुछ थी हमारी आइज से रिलेटेड बीमारियाँ। रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी कुछ हुई थी, जैसे डिस्ट्रेस, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनाइटिस, न्यूमोथेरेक्स। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने का जो हमारा पूरा तंत्र होता है उससे संबंधित कुछ बीमारियाँ हुई थी, ठीक है। तो इसने हमारे ह्यूमंस को तो बहुत बैडली इफेक्ट किया था यार। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स हुए थे लोगों के, मानसिक तौर पर भी। न्यूरोसिस, एंग्जाइटी स्टेट्स, एडजस्टमेंट रिएक्शंस, न्यूरो बिहेवियरल, अब कुछ न्यूरो बिहेवियरल भी होता है, यानी कि इफेक्ट्स देखने को मिले थे, जो थी इम्पेयर ऑडियो विजुअल मेमोरी, यानी कि देखने में और सुनने में, याद करने में मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। इम्पेयर अलर्टनेस, रिएक्शन टाइम, इम्पेयर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड स्पेशल एबिलिटी, डिसफंक्शनल साइकोमोटर कोऑर्डिनेशन। यार ये आप लोग याद कर लेना, ना भी करो तो छोड़ देना, ठीक है ना। 4-5 बीमारियों के नाम याद कर लेना, क्या क्या हुआ था, ख़त्म बात। अब मैं एक एक करके आपको ये सब बीमारियाँ बताऊँ, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। नेक्स्ट है हमारा द ताजमहल इशूज़। अब ताजमहल से रिलेटेड क्या क्या इशू है, बेकी ये भी केस स्टडी है हमारी, इसको भी देख लेते हैं। ताजमहल बीइंग वन ऑफ द 7 वंडर्स, देखो
7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल भी है, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से, मॉन्यूमेंट में से एक हमारा ताजमहल है। अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बाहर से विदेशी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। इट इज़ नाउ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, अब इसको जो है दुनिया की विरासत जो होती है वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड कर दिया गया है ताजमहल को। इन 1972 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड मथुरा ऑयल रिफाइनरी इन मथुरा। 1972 में क्या हुआ था यार, सरकार ने, मतलब भारत की सरकार ने मथुरा में ऑयल रिफाइनरी यानी कि एक तेल के लिए एक वो खुद बना दी थी, पूरी फैक्ट्री टाइप, जहाँ पे तेल को रिफाइनरी साफ़ किया जाता है, ये पूरी एक प्लांट जो है उसकी डेवलपमेंट कर दी थी। दिस स्टेप was most opposed by various environmentalists of the country। अब ये जो स्टेप था, जो सरकार ने वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी की जो इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, इसको बहुत सारे पर्यावरणविदों ने, यानी कि जो पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हैं, बहुत चिंता रहती है उन्हें, तो उन्होंने बहुत इसको रोका, इसके विरुद्ध गए। बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको, क्योंकि देखो इसके जो एयर पोल्यूटेंट्स थे, इसकी वजह से जो हवा में पोल्यूशन फैल रहा था उससे ताजमहल को नुकसान पहुँच रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने मना किया कि नहीं, इसको यहाँ पे मत बनाओ, इस फैक्ट्री को मत बनाओ, लेकिन फिर भी सरकार ने बनाया। ड्यूरिंग दी ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, जब तेल को साफ़ करने का प्रोसेस होता है तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड नाम की गैस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में धुएं के साथ रिलीज़ होती है, ठीक है ना। और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जब ये पानी के साथ मिलती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO3, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, H2SO3 बनाती है एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब ये जो जितनी भी गैसेज होती है ऊपर जाती है, बारिश के साथ नीचे आती है, तो एसिड रेन होती है। और जब वो एसिड रेन हमारे ताजमहल के मार्बल पर पड़ती है तो जो मार्बल होता है वो येलोइश कलर का होने लग जाता है। अब आप लोग देख भी होंगे कि ताजमहल का जो पत्थर है वो धीरे धीरे येलो पड़ता जा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्टेड दैट एसिड रेन कॉजेज, देखो एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी ये हमारे पर्यावरणविद थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो एसिड रेन होती है इसकी वजह से ताजमहल के मार्बल्स को नुकसान पहुँच रहा है। एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू द मार्बल्स ऑफ ताजमहल, यानी कि एसिड रेन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है ताजमहल के मार्बल्स को। तो वाइट मार्बल हैज़ येलो, जो वाइट मार्बल है वो येलो हो चुके हैं एंड ब्लैक एंड इन प्लेसेस, और काफ़ी जगह पे काले भी पड़ चुके हैं, यानी कि काले काले धब्बे हो गए हैं। WHO ने 1982 में रिकॉग्नाइज़ किया था, मतलब ये पता करा था, उन्होंने ये बताया था, ताज ट्रेपेजियम जोन जो है इन्होंने एक जोन बना दिया था 50 किलोमीटर रेडियस एरिया, यानी कि ये मेरा ताजमहल, इसके आसपास का 50 किलोमीटर का जितना भी एरिया आता है, WHO ने इसको ताज ट्रेपेजियम जोन बना दिया, इसको पोल्यूशन से बचाने के लिए, ताकि इसको पोल्यूशन से इसके ऊपर या येलोनेस और ब्लैकनिंग जो इफेक्ट है ये ज़्यादा ना हो सके और ये बच सके, इसको बचाए रखा जा सके। बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड फ्यूल हैज़ बीन बैन इन TTZ, तो ये जो हमारा TTZ जो पूरा जोन बना था, इस जोन में कोयला जलाना, लकड़ी जलाना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर टू सेट अप अ सोलर पावर प्लांट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ TTZ, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो हमारा जोन बनाया था ताजमहल के आसपास, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोलर पावर प्लांट को लगाया जाए। नेक्स्ट है हमारा गंगा एक्शन प्लान। रिवर गंगा इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडियन कल्चर, ये जो हमारी गंगा रिवर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इंडियन कल्चर से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। एंड सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता से, डैट इट इज़ ऑफन डेजिग्नेटेड एज माँ द मदर, यानी कि इसको एक डेजिग्नेशन, इसको एक पदवी दे दी गई है, एक माँ द मदर, यानी कि माँ की, हमारी गंगा मैया को माँ जैसी एक बहुत बड़ी पदवी दी गई है। एंड इज़ वर्शिप्ड, और इसकी पूजा की जाती है इंडिया में। एंड नाउ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया 2008, यानी कि और अब रिवर को नेशनल और अब गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया मान लिया गया है। 2008 में इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। अबाउट 692 सिटीज़ या फिर टाउन्स, यानी कि शहर जो होते हैं, लगभग 692 टाउन्स जो हैं वो इसके किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा के किनारे पर 692 टाउन्स बसे हुए हैं, जिनमें से 27 सिटीज़ यानी कि 27 शहर ऐसे हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। मोर देन 600 किलोमीटर पार्ट ऑफ द रिवर, देखो रिवर का 600 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो कानपुर और पटना के बीच में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। समझ रहे हो ना यार, कानपुर और पटना के बीच में लगभग इस नदी का 600 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। एवरी डे इट रिसीव्स अबाउट 1300 मिलियन लीटर्स सीवेज एंड 250 मिलियन लीटर्स केमिकल एफ्लुएंट्स।
हर दिन लगभग ये जो हमारी गंगा रिवर है इसमें 1300 मिलियन लीटर सीवेज आता है और 250 मिलियन लीटर केमिकल एफ्लुएंट्स आता है, यानी कि केमिकल्स आते हैं। द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा वाटर आर द मिक्सिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स 20% एंड डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल एफ्लुएंट्स 80% इनटू इट। देखो जो मेन कारण है हमारी गंगा के गंदा होने का, पानी का गंदा होने का गंगा में कि वो है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, यानी कि जो इंडस्ट्रीज से जो कूड़ा फेंका जाता है लगभग 20% गंदगी इनसे फैलती है। और जो हमारे घरों का और जो म्यूनिसिपल से जो पूरी गंदगी फैली जाती है, म्यूनिसिपल ऑफिस वगैरह से जो पूरा वहाँ से आता है, MCD वगैरह से, वो उसमें वो होता है 80% गंदगी फैलाने का जो कारण है वो ये है। ठीक है, अब देखो कुछ मेन कॉजेज़ बता देती हूँ आपको गंगा पोल्यूशन के। अब उसमें पहला आता हमारा सेडिमेंट्स लोड ऑफ गंगा रिवर एंड अदर एसोसिएटेड रिवर्स। देखो सेडिमेंट्स लोड्स यानी कि जो इसके अंदर जो मिट्टी रेत वेत सब आता है, सेडिमेंट्स में यही सब आता है, तो उसकी वजह से भी गंदगी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। और जो दूसरी रिवर्स होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है सेडिमेंट्स की वजह से। सीवेज डिस्पोजल ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। देखो गांव होते हैं, कुछ शहर होते हैं, कुछ ऐसे टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं जो अपने सारे गंदगी जो होती है रिवर में फेंकता है, तो जिसकी वजह से भी गंगा में पोल्यूशन होता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, वही बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपनी सीधा गंदगी गंगा में फेंकते हैं, जो उससे पोल्यूशन होता है। रिलीज ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, इंसान और जानवरों के मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडीज होती है, दाह संस्कार वगैरह मतलब जो भी होता है, उनको सीधा रिवर में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से भी गंगा में पोल्यूशन होता है। क्रीमेशन अलोंग द बैंक ऑफ रिवर एंड डिस्पोजल ऑफ क्रीमेशन मटीरियल एंड बर्न एंड हाफ बर्न डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या होता है, देखो गंगा नदी के किनारे पर दाह संस्कार वगैरह किए जाते हैं, फिर लोगों के जो आधे जले हुए बॉडीज होती हैं उनको क्या होता है नदी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से भी गंगा में पोल्यूशन होता है। सरफेस रन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। देखो यार आसपास के इलाकों में खेती बाड़ी की जाती होगी तो वहाँ पे जो केमिकल्स का यूज होता है वो बह के नदी में आकर मिल जाते हैं, एग्रो केमिकल्स, ठीक है ना, और पेस्टिसाइड्स वगैरह, जिनकी वजह से भी गंगा में पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट स्टेप ऑफ गंगा एक्शन प्लान, GAP जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म है गंगा एक्शन प्लान। द फर्स्ट स्टेप ऑफ गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड इन 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था और दूसरी बार इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था टू कंप्लीट द प्लान बाय द एंड ऑफ 1999। और ये प्लान किया गया था कि इसको 1999 में गंगा को साफ करके खत्म कर देंगे इस प्लान को। टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो थे 2014 में हैव रिकमेंडेड 5 प्रोग्राम्स, उन्होंने 5 प्रोग्राम्स को रिकमेंड किया था गंगा की सफाई के लिए। अब वो क्या थे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो डैम्स, कि गंगा के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाए जाए, प्लानिंग फॉर फ्लोटिंग पॉपुलेशन, यानी कि गंगा के अंदर ऐसे नावों में घर बनाए जाए ताकि अगर लोग रहेंगे तो साफ रखेंगे, ठीक है ना, और रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिवर साइड इंडस्ट्रीज, यानी कि रिवर के साइड में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको हटा दिया जाए वहां से। लिमिटेड स्टोरेज ऑफ वाटर्स इन बैरेजेस, यानी कि बैरेजेस के अंदर पानी की जो स्टोरेज है उसको लिमिटेड करके रखा जाए। और लास्ट था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो फार्मिंग करने का तरीका उसको ऑर्गेनिक कर दिया जाए, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इतना इस्तेमाल ना किया जाए। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड नमामि गंगे। जो आज के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने लॉन्च किया एक नई स्कीम नमामि गंगे के नाम से, हमारी गंगा मैया को साफ करने के लिए। इन्होंने ये जो लॉन्च की थी स्कीम 2015 में लॉन्च की थी। गवर्नमेंट हैज सेक्शन ₹20,000 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा पैसे लगाने के लिए डिसाइड किया है कि वो इतने पैसे इसमें लगाएंगे। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ चेंजेस करूँ अपने पढ़ाने के तरीके में तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द